हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ड्रॉट मैनेजमेंट का है कि ड्रॉट को मैनेज कैसे करेंगे, या कह सकते हैं कि रिकमेंडेशंस क्या क्या रहेंगे हमारी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स जो मैं पिछले कई दिनों से जो सीरीज बना रहा हूँ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की, ये आपके नेट में और एआरएस के मेंस में भी ये सारे टॉपिक मेंशन हैं, और साथ में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की हमें ज़रूरत है कि अगर हमारी ड्राईलैंड है, या कह सकते हैं कि वहाँ पे वाटर या मॉइस्चर की डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमाइज करेंगे बेनिफिट को। कहाँ पे? अगर हमारा गुड सीजन या कह सकते हैं सूटेबल सीजन है, ठीक है, जैसे कि रेनी सीजन है या रेनफॉल हो रही है उस टाइम पे, तो हम उस टाइम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम प्रोडक्शन ले लें। और दूसरे हम अगर हम देखें, दूसरे साइड देखें अगर, तो हम मिनिमाइज करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ द अनफेवरेबल सीजन को। ये कह सकते हैं अनफेवरेबल अगर कंडीशन है तो उस टाइम हम मिनिमाइज करेंगे कि उसका इम्पैक्ट कम से कम हो क्रॉप के ऊपर, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमने जान लिया कि अगर हमारा ड्राईलैंड कंडीशन है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज बेनिफिट ऑफ द गुड सीजन, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ गुड सीजन, यानी कि अगर हमारा अच्छा सीजन है, ठीक है, तो उस टाइम हम बेनिफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। और दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि मिनिमाइज करेंगे एडवर्स इफेक्ट को, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मानसून कह सकते हैं या कि सीजन कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ है, जब रेनफॉल होगी तो हमें अच्छे वहाँ पे अच्छी कंडीशन से अच्छी प्रैक्टिसेस हमें एडॉप्ट करना है, ओके। तो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ हमें याद रखना है यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे वाटर को की प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि मॉइस्चर क्या होता है, मेजर कांस्टेंट होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि वाटर प्रोडक्टिविटी को हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, कह सकते हैं कि इंक्रीज करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमाइज, ये कह सकते हैं इंक्रीज करेंगे हम किसको, वाटर की प्रोडक्टिविटी को, वाटर प्रोडक्टिविटी को। अब यहाँ पे एक टर्म या एक शब्द आ गया, वाटर प्रोडक्टिविटी। ये हमारा कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाटर प्रोडक्टिविटी क्या होता है दोस्तों, इसको जान लीजिए पहले। वाटर प्रोडक्टिविटी क्या है कि हम जो वाटर दे रहे हैं पर यूनिट, तो उससे कितनी यील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि कितना यील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट यूज ऑफ द वाटर, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं हम कि यील्ड पर यूनिट यूज ऑफ वाटर, ठीक है। या कह सकते हैं कि अगर हम 1 हेक्टेयर में कितना ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वाटर लीटर ऑफ द वाटर से, पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो आगे हम देखते हैं कि हम क्या क्या रिकमेंडेशंस रहेंगी हमारी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए, क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम वहाँ पे एडॉप्ट करेंगे, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है यहाँ पे कि जब भी वाटर ये कह सकते हैं कि ड्राउट कंडीशन है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि लाइफ सेविंग इरिगेशन देंगे, किसको, क्रॉप को, ठीक है। तो लाइफ सेविंग हम क्या करते हैं, इरिगेशन देते हैं, ठीक है। लाइफ सेविंग इरिगेशन क्या होती है, इसे भी याद रखना आपको अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ से भी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइफ सेविंग इरिगेशन जो है, तो सपोज दैट जब हमारा रेनफॉल हो रही है या मॉइस्चर सफिशिएंट है, उस टाइम हम क्या करते हैं कि वाटर को स्टोर कर लेते हैं, कहाँ पे, एक पॉन्ड में, या कह सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करने के बाद हम, जब हमारा एडवर्स मॉइस्चर कंडीशन होता है, कह सकते हैं कि एडवर्स, जब हमारी डिफिशियंसी होती है मॉइस्चर की, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर हो गई जब क्रॉप को, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, यही जो हम वाटर को हार्वेस्टिंग किए हैं, इससे क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे, ठीक है। यही कहलाता है आपका, जिससे कि हमारा पौधा जो है, मतलब कि उसकी डेथ होने से बच जाएगी, ये क्रॉप हमारी बच जाएगी, उसे ही कहते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन। तो हमें पहली चीज़ याद रखना कि लाइफ सेविंग इरिगेशन करना चाहिए अगर हमारे ड्राईलैंड कंडीशंस है और एडवर्स लेवल में पहुंच चुकी है तो।
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है यहाँ पे कि हमें कुछ अल्टरनेट क्रॉप स्ट्रेटजीज रखना है ताकि हम मतलब कि दूसरी क्रॉप भी ले पाएँ। जैसे कि रेटूनिंग कर सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज ले सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ले सकते हैं, या कह सकते हैं कि मॉइस्चर या ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, अल्टरनेट क्रॉप मैनेजमेंट या क्रॉप स्ट्रेटजी रखना है। ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और हम क्या कर सकते हैं, अगला हमारा पॉइंट रहेगा मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं फॉर द फोर्थ कमिंग रबी क्रॉप के लिए। क्योंकि हमारा अगर खरीफ क्रॉप है तो उस टाइम पे मॉइस्चर रहेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर कंजर्विंग प्रैक्टिसेस करते हैं यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं मल्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, पैरा या उतेरा क्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करें। पैरा क्रॉपिंग क्या होता है, जब हमारी कोई क्रॉप खड़ी हुई होती है तो खड़ी क्रॉप में हम क्या करते हैं उस टाइम पे कि दूसरी जो रबी हमारी आने वाली क्रॉप होती है उसको हम ग्रो कर देते हैं यहाँ पे बीच में। ठीक है, इस तरह से बीच में सीड को सोइंग कर देते हैं हार्वेस्टिंग करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉइस्चर हमारा होता है, कंजर्व मॉइस्चर को ये जो सीड्स हैं यूज करके जर्मिनेट हो जाते हैं और इसके बाद हम धीरे धीरे दूसरी क्रॉप को हार्वेस्ट करते रहते हैं। तो इसे ही कहते हैं पैरा या उतेरा कह सकते हैं। ठीक है, पैरा जो होता है जो शब्द यूज किया जाता है पैरा बिहार के लिए यूज किया जाता है, और उतेरा शब्द यूज किया जाता है मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है। अगला हम देखते हैं पॉइंट कि और क्या क्या हमारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए रिकमेंडेड होती हैं। तो हमें मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस हमने आपको बता ही दिया है। अगला है हमारा बिल्डिंग करते हैं अक्रॉस द स्लोप एंड लेवलिंग बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बंडिंग कर सकते हैं अक्रॉस द स्लोप। ठीक है, ये क्यों करते हैं हम बताएंगे आपको। इसे हम क्या कहते हैं, कंटूर बंडिंग कहते हैं। ठीक है, कंटूर बंडिंग करते हैं। और जो कंटूर बंडिंग हमारी रिकमेंडेड होती है जब हमारा स्लोप कितना होता है 2 to 6% स्लोप के लिए रिकमेंडेड होती है। यानी कि अगर हम सपोज दैट स्लोप है इस तरह से, ठीक है, तो अगर हम बंडिंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, बंडिंग करना मतलब कि मेड़बंदी करना, अगर हम मेड़ बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो मॉइस्चर हमारा ना, ये जो मॉइस्चर फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये मॉइस्चर क्या होगा, यहाँ पे रुक जाएगा, पानी यहाँ भर जाएगा और ये पानी क्या होगा धीरे धीरे नीचे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। ठीक है, इससे बेनिफिट हमारे हो सकते हैं कि जैसे कि हमारा रन ऑफ को कम करेगा ये। ठीक है, इससे क्या होगा, बंडिंग से रिड्यूस होगा रन ऑफ। ठीक है, और रन ऑफ जब रिड्यूस होगा हमारा तो इससे क्या होगा कि इरोजन भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा मिट्टी का, तो रिड्यूस इरोजन ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी मिट्टी का हम इरोजन नहीं इसको रोक सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पे हम कंजर्व कर सकते हैं मॉइस्चर को। ठीक है, कंजर्व मॉइस्चर। ठीक है, तो ये बात मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगला हम पॉइंट देखते हैं जो कि हमारी ड्राईलैंड की रिकमेंडेशंस होती हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हमें क्या करना चाहिए, डीप समर प्लॉइंग करना चाहिए बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो डीप समर प्लॉइंग बिफोर ऑनसेट ऑफ मानसून। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मानसून आने के पहले पहले हमें क्या करना चाहिए, डीप यानी कि प्लॉइंग कर देना चाहिए, गर्मी में गहरी जुताई हमें करना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या हम आपको बताते हैं। सपोज दैट एक सॉयल है हमारी, ठीक है, और सॉयल में हार्ड पैन बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बन चुकी है, हार्ड पैन बन चुकी है, क्योंकि हम लगातार एक ही डेप्थ में प्लॉइंग कर करके और क्रॉप ले रहे थे 15 सेंटीमीटर जो कि फरो स्लाइड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक डीप लेयर बनने की वजह से जो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन या कह सकते हैं परकुलेशन नहीं हो रहा होगा अच्छी तरह से। ठीक है, परकुलेशन नहीं होगा। अगर हम डीप प्लॉइंग कर देंगे, डीप प्लॉइंग के लिए सबसे सूटेबल जो प्लाऊ होता है चिजल प्लाऊ होता है। कौन सा प्लाऊ होता है, चिजल प्लाऊ। तो चिजल प्लाऊ से हम डीप प्लॉइंग कर देंगे जो कि हार्ड पैन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, ब्रेक करेगा किसको, हार्ड पैन को। और जब हार्ड पैन हमारी ब्रेक हो जाएगी
मिट्टी की, तो उससे क्या होगा कि आराम से क्या हो रहा होगा, इन्फिल्ट्रेशन या कह सकते हैं परकुलेशन ऑफ द सॉइल ईजिली होगा वाटर का। तो इससे क्या होगा, ईजिली परकुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, ईजिली सॉइल परकुलेशन, ये वाटर परकुलेशन, सॉरी। बात यहाँ तक क्लियर है आपको, और इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट में कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ड्राई कंडीशन है वहाँ पे क्या रिकमेंडेशन होगी कि हमें ऑर्गेनिक मेन्योर का यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, FOM का यूज़ करना चाहिए, ग्रीन मेन्योरिंग का यूज़ करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि आपको बिफोर सोइंग क्या करना चाहिए, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर एंड ऑर्गेनिक मेन्योर कह सकते हैं जैसे कि FOM, ग्रीन मेन्योर एटसेट्रा, ठीक है। इससे क्या होगा, सपोज दैट ऑर्गेनिक मेन्योर हम अगर यूज कर रहे हैं ना सॉइल में, ये सपोज दैट सॉइल में एक ऑर्गेनिक मेन्योर हमने डाल दिया, तो इससे क्या हुआ कि एक हमारा रिस्ट्रिक्टेड बैरियर के रूप में काम करेगा, यानी सोलर रेडिएशन डायरेक्टली क्या होगी, सॉइल के यानी कि मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। और जब सोलर रेडिएशन कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इवेपो ट्रांसफरेशन या कह सकते हैं इवेपोरेशन सॉइल का नहीं होगा और वाटर का लॉस नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऑर्गेनिक मेन्योर का यूज करना चाहिए। दूसरा क्यों ऑर्गेनिक मेन्योर यूज करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मेन्योर क्या होती हैं, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि स्लो रिलीज होते हैं धीरे धीरे, तो पौधे को न्यूट्रिएंट भी हमें क्या होंगे, मिलते रहेंगे धीरे धीरे। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ऑर्गेनिक मेन्योर हम क्यों यूज कर रहे हैं ड्राई लैंड कंडीशन में। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि ड्राई लैंड कंडीशन में अगला रिकमेंडेशन जो होता है, जो फर्टिलाइज़र है उसको हम क्या करते हैं, बेसल प्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र का प्लेसमेंट करते हैं अच्छी तरह से, और क्या होगा, सीड शुड बी अबव द 3 सेंटीमीटर ऑफ द फर्टिलाइज़र इन द सेम फरो। यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो फरो है, सपोज दैट क्या है हमारी एक फरो है हम बना दिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमने डीप मतलब कि लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर डेप्थ में क्या किया हमने, फर्टिलाइज़र को डाला, ठीक है। बात समझ आ रही। और जो सीड की हम सोइंग करेंगे ना, सीड की सोइंग वो कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे, ठीक है। ऊपर हम क्यों कर रहे हैं सीड की सोइंग, हम आपको बताएंगे अभी। यानी कि लगभग इस फर्टिलाइज़र से जो सीड का कांटेक्ट होना चाहिए ना, ये 3 सेंटीमीटर एबव होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर एबव, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइज़र हमने डीप नीचे डाला है, प्लेसमेंट किया है, तो 3 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, सीड डालेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा ये समझिए अच्छी तरह से। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो सीड है ना, ये जर्मिनेट होना शुरू होगा, इसके रूट इस तरह से निकलना शुरू होंगे, ठीक है। जैसे रूट निकलना शुरू होंगे ना, तो ये जो रूट है फर्टिलाइज़र के कांटेक्ट में आ जाएगा सीधा, ठीक है, इस तरह से। और जब फर्टिलाइज़र के कांटेक्ट में आएगा तो जल्दी से न्यूट्रिएंट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एब्जॉर्ब कर लेंगे सीड्स, और इसकी ग्रोथ में आसानी रहेगी, ठीक है। बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ यहाँ पे, ड्राईलैंड कंडीशन में क्या होता है, मेजरली मॉइस्चर का कांस्टेंट होता है हमारा, यानी मॉइस्चर की कमी रहती है। तो मॉइस्चर की कमी रहने पे ना ये फर्टिलाइज़र का मूवमेंट नहीं होता है। यही कारण है कि इसे हम क्या करते हैं, डीप में नीचे डालते हैं, किससे, सीड से। ओके, तो हमें इस चीज़ को याद रखना, इस पॉइंट को, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीप प्लेसमेंट करते हैं किसका, फर्टिलाइज़र का, डीप प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, ये हम FR से लिख दे रहे हैं फर्टिलाइज़र को, ठीक है। एंड एक चीज़ और याद रखना, एंड जो सीड होगा हमारा क्या होगा, सीड शुड बी एबव द 3 सेंटीमीटर ऑफ द फर्टिलाइज़र इन फरो, ठीक है। सीड शुड बी एबव द 3 सेंटीमीटर ऑफ फर्टिलाइज़र, ठीक है, इन फरो में ये काम करते हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और क्यों हम ऐसा करते हैं यहाँ पे। अगला जो पॉइंट हमारा होगा, जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की अगली रिकमेंडेशन होगी कि चूंकि होता क्या है ड्राई लैंड कंडीशन में, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड ही होगी ये, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट कंडीशन में कि यहाँ पे सॉयल मॉइस्चर क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है। ओके, जब सॉयल मॉइस्चर इनसफिशिएंट है तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए कि इस कंडीशन में क्या होगा, जब सॉयल मॉइस्चर नहीं है हमारा मिट्टी में, तो उस टाइम पे क्या होगा कि फर्टिलाइज़र का अगर हम यहाँ पे सॉयल में अप्लाई करेंगे तो फर्टिलाइज़र सॉयल में अप्लाई करने के बाद इसका मोबिलाइजेशन नहीं होगा, घुलेगा नहीं फर्टिलाइज़र। और जब इसका मोबिलाइजेशन नहीं होगा तो सीधी बात है एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, तो फर्टिलाइज़र हमारा क्या होगा, बेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ड्राईलैंड कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फोलियर स्प्रे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र का फोलियर स्प्रे हम करेंगे। ठीक है, तो फोलियर स्प्रे ऑफ फर्टिलाइज़र, ये याद रखना आपको यहाँ पे, ताकि डायरेक्टली हम लीफ के ऊपर क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र को प्लेस कर देंगे और लीफ सीधा उसको एब्जॉर्ब कर सकती है और वैक्यूल में जाके स्टोर कर लेती हैं और बाद में ज़रूरत पड़ने में उस फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट्स का यूज करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ द सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इन द सॉइल नाइट्रोजन शुड बी स्प्रे एज ए फोलियर। ठीक है, तो फोलियर स्प्रे आप नाइट्रोजन, ठीक है, क्यों करते हैं, बिकॉज इनसफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, इस तरह हमारी नेक्स्ट रिकमेंडेशन हो गई कि यहाँ पे क्या करना है, हमें फोलियर स्प्रे करना है किसका, नाइट्रोजन का। मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्यों करते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा अगला रिकमेंडेशंस, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, यूरिया को जो हम फोलियर स्प्रे करते हैं ना, यूरिया को जो फोलियर स्प्रे करते हैं, ठीक है, कितना करते हैं, 3 से 5% का। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे आप। अगला एक चीज़ और करना है, क्योंकि चूंकि सॉइल मॉइस्चर की डेफिशिएंसी होती है, जब हम सीड की सोइंग करते हैं तो उस टाइम सीड के जर्मिनेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्री सोकिंग करना चाहिए सीड का। ठीक है, तो प्री सोकिंग ऑफ द सीड इन द प्लेन वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, प्री सोकिंग ऑफ सीड इन प्लेन वाटर। ठीक है, ओके, बिफोर द सोइंग। ठीक है, ये क्यों करते हैं, सपोज दैट पानी चाहिए पौधे को, यानी जब सीड होता है, ये सीड है सपोज, और सीड को क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसको पहले से सोकिंग कर देंगे तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, मेटाबॉलिक इसकी एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि मतलब जर्मिनेशन होना इसका स्टार्ट हो जाएगा, इवन अगर हमारा सॉइल मॉइस्चर नहीं है तब भी, क्योंकि हम इसको पहले से ही क्या कर दिया, पानी में डुबा दिया, प्री सोकिंग कर दिया। ठीक है, तो प्री सोकिंग करते हैं हम सीड का। ये भी एक रिकमेंडेशन आपको याद रखना है जो कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए रहेगी। अगला रिकमेंडेशन और क्या हो सकता है, नेक्स्ट जो हमारा रिकमेंडेशन होगा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए कि हमें प्रॉपर क्रॉप रोटेशन भी करना है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉपर क्रॉप रोटेशन लेना है यहाँ पे, और रोटेशन ऐसी क्रॉप का करना है जो कि कम मॉइस्चर ले रही हो, जैसे कि तुम्हारा पल्सेस हो गया, पर्ल मिलेट हो गया। ठीक है, सोरगम हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, क्रॉप का रोटेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। एक चीज़ और याद रखिएगा आप यहाँ पे कि जब भी हम सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए कि अच्छी तरह से हमें पाटा लगा देना चाहिए, यानी कि हमें कह सकते हैं यहाँ पे रोलिंग या प्लैंकिंग करना चाहिए बढ़िया तरीके से, ताकि जो सीड है ना सॉइल के अच्छी तरह कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लैंकिंग कर देते हैं। बात क्लियर है। और प्लैंकिंग करने का दूसरा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे जब एक लेयर बन जाएगी तो हमारा जो सॉइल मॉइस्चर यहाँ पे है ना, ये जो सॉइल मॉइस्चर यहाँ पे है सॉइल में, वो मतलब कि इवेपोरेट नहीं होगा आसानी से। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर प्लैंकिंग करना चाहिए एंड रोलिंग कर देना चाहिए, ताकि बेटर सॉइल और सीड का कांटेक्ट हो पाए। ठीक है, तो प्रॉपर प्लैंकिंग करना चाहिए सो दैट क्या हो जाए, बेटर सॉइल सीड कांटेक्ट, है ना, बेटर सॉइल एंड सीड कांटेक्ट। ठीक है, ताकि अच्छी तरह सॉइल का और सीड का कांटेक्ट हो पाए। ओके,
तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अगला हम देखते हैं 12वां इसका जो पॉइंट होगा हमारा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, सपोज दैट अगर हमारा टोटल क्रॉप फेल्योर हो गया है, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आती कि हमारी टोटल पूरी तरह से क्रॉप क्या हो रही है, फेल्योर हो गई है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, सूटेबल कैच क्रॉप ले लेना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सूटेबल कैच क्रॉप लेंगे, कैच क्रॉप इफ़ क्रॉप फेल्योर। तो कैच क्रॉप में क्या क्या लेंगे हम लोग, एग्जांपल के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लेंगे। ठीक है ना, कौन से लेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लेते हैं, जैसे कि मूंग हो सकता है हमारा, ठीक है, ब्लैक ग्राम हो सकता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको यहाँ पे तक बात समझ में आ गई होगी। कैच क्रॉप क्या होता है ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जो कि अलग से बेसिक एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं आप वहाँ पे। अगला और क्या बेनिफिट हो सकता है, और क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे, तोरिया भी एक प्रकार से कैच क्रॉप है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैच क्रॉप का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है तोरिया। ठीक है, अगला हम क्या करते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं, ऑयल सीड के साथ, पल्स के साथ, लेग्यूम, सोरघम, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। क्रॉप रोटेशन भी करते हैं उसी के साथ, और इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग क्यों करते हैं, मान लो कोई क्रॉप है जो कि ज़्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट है मॉइस्चर की, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, और दूसरी क्रॉप ऐसी लेंगे जिनकी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है, जैसे कि इंटर क्रॉपिंग करते हैं किसी साथ, फॉर एग्जांपल के लिए पर्ल मिलेट हो गया, ठीक है, सोरघम हो गया। ओके, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंटर क्रॉपिंग करते हैं। अगला हमारा जो रिकमेंडेशन होगा उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए कि हमें प्रॉपर वीड मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर वीड मैनेजमेंट करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, टाइमली। ओके, वीड मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द वाटर क्या होता है, 99% जो क्रॉप वाटर एब्जॉर्ब करती है ना, पौधा कोई भी एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस कर देता है। यहाँ पे सोच दैट बीड्स हैं, बहुत सारे खरपतवार हैं, तो अगर हम वीड्स को हम निकाल देंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि क्रॉप जो है हमारी बच जाएगी, मतलब कह सकते हैं कि मॉइस्चर जो हमारा है कंजर्व हो जाएगा, और वही जो मॉइस्चर कंजर्व होगा हम क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रॉपर क्या करना चाहिए, वीड का मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि मॉइस्चर हमारा कंजर्व हो पाए। ओके, नेक्स्ट हम अगला पॉइंट देखते हैं इसी में कि जो हमारा मल्च है ना, यूज करना चाहिए हमें आर्टिफिशियल मल्च का, या कह सकते हैं कि रेसिड्यू मल्च का। तो हमें यूज करना चाहिए किसका, मल्च का। मल्च क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है या मतलब कि रेसिड्यू है क्रॉप का, जो कि हम सॉइल के ऊपर क्या करते हैं, डाल देते हैं। जब इसको सॉइल के ऊपर डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि जो सोलर रेडिएशन आ रही है डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगी, इससे मॉइस्चर हमारा मिट्टी से उड़ेगा नहीं। ठीक है, इसे ही कहते हैं मल्च। तो हमें मल्च का इसीलिए यूज़ करना चाहिए ताकि जो इंटर क्रॉप स्पेस होता है ना, दो रो के बीच में स्पेस, जैसे सपोज दैट हमारी क्रॉप है यहाँ पे, ठीक है, एक तो ये रो हो गई, दूसरी हमारी यहाँ पे रो हो गई क्रॉप की, तो ये जो स्पेस है जो कि सोलर रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहा है, स्पेस जो है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि मल्चिंग का यूज कर देना चाहिए ताकि यहाँ पे पानी उड़े ना, ओपन स्पेस से। ठीक है, तो मल्चिंग का हमें यूज करना चाहिए। हमने समझ चुके हैं हम लोग कि रिलेवेंस क्या है मल्चिंग का। ठीक है, अगला हमें क्या करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए सही तरीके से बिटवीन द रो बाय ग्रोइंग ऑफ द पल्स क्रॉप, या कोई भी क्रॉप को, मतलब कि सिंपल चीज़ है कि इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। यहाँ पे इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग हम करेंगे। इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है इसको समझ लीजिए आप। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमने क्रॉप ले रखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्रॉप ले रखा है, तो यहाँ पे जो रो है ना बीच में, यहाँ पे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा हमें वो कर देना चाहिए ताकि वाटर यहाँ पे इकट्ठा होता रहे और ये वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो जाए और एक क्रॉप की रूट जो है वो यूज भी कर पाएँ वाटर को। इसे ही कहते हैं इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग। इसकी डिफरेंट टाइप की मेथड होती है जो कि हम अलग से इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग का चैप्टर हम डील करेंगे, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे बढ़िया से। ओके,
तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है चूँकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ पूरी तरह से इसी एक ही लेक्चर में कवर हो जाए पूरा जो टॉपिक है। तो अगला हमें क्या करना चाहिए, रन ऑफ वाटर को भी कलेक्ट करना चाहिए नियर बाई द, अगर कोई पास में लोकेटेड है कोई पॉन्ड है अगर हमारे पास, तो वहाँ पे से हमें क्या करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए रन ऑफ वाटर को एज ए कलेक्ट करने के लिए वाटर को। ठीक है, तो अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा इसको देख लेते हैं कि रन ऑफ वाटर कलेक्टेड नियर बाई द पॉन्ड। ठीक है, रन ऑफ वाटर जो है, रन ऑफ वाटर कलेक्टेड नियर बाई पॉन्ड्स। ठीक है, बात क्लियर है, यानी कि यूज करना चाहिए। और ये जो पॉन्ड में वाटर कलेक्ट करेंगे ना, वाटर को इसे यूज करेंगे लाइफ सेविंग इरिगेशन के रूप में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे अच्छी तरह से, यानी सपोज दैट कोई पॉन्ड है वहाँ पे हम वाटर को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं कैसे कैसे करना है। तो वहाँ पे एफिशिएंट मतलब कि हमें क्रॉप प्रोटेक्शन करना है, लाइक द इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज का अटैक नहीं होना चाहिए, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। साथ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि ये तो चलिए जनरल सा मतलब पॉइंट हो गया कि मतलब कि इंसेक्ट, पेस्ट या डिजीज को कंट्रोल करना, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं हम, अगर वाटर की स्कैर्सिटी है या वाटर की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, एज ए फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के टाइम ही क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड एज फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। ठीक है ना, तो क्रॉप को फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के दौरान हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। और जो यानी कि जो मॉइस्चर बचा रहेगा ना इस कंडीशन में, वो जो मॉइस्चर बचा रहेगा ना फिजियोलॉजिकल हार्वेस्टिंग के बाद, उसे हम क्या करेंगे, रबी सीजन की जो क्रॉप है वहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जो रेसिडुअल मॉइस्चर है हमें ऐसा लिख देना है यहाँ पे कि रेसिडुअल मॉइस्चर शुड बी यूज एज रबी क्रॉप। ठीक है, रबी क्रॉप में इसको हम यूज कर लेते हैं। रेसिडुअल मॉइस्चर ये होता है कि जो मॉइस्चर हमारा बचा हुआ है, थोड़ा बहुत नमी जो मिट्टी में बची है ना, उसको यूज कर लेते हैं अगले क्रॉप के लिए। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं, अगर वाटर सपोज दैट मेरी क्रॉप जो है ना एकदम मतलब कि ऐसी कंडीशन आ गई है कि मतलब कि ड्राई होने के कगार में है अब क्रॉप। ठीक है, ये सूखने के कगार में है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि कुछ क्रॉप में कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे कि चिली और कॉटन की बात करें, यूज ऑफ द केमिकल। ठीक है, यूज ऑफ केमिकल, और कौन कौन से केमिकल होते हैं, जैसे कि चिली और कॉटन है, चिली मतलब मिर्ची होता है। ठीक है, यहाँ पे हम साइकोसेल का यूज करते हैं, जिसको ट्रिपल सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम ग्राउंडनट की बात करें, ग्राउंडनट या कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं ग्राउंड में प्लानोफिक्स नाम का एक केमिकल होता है, उसे यूज करते हैं ग्राउंडनट के केस में। ठीक है, जो कि क्या कर देता है, ग्रोथ को मॉडिफाई कर देता है और रेजिस्टेंट बना देता है पौधे को ड्रॉट से। ठीक है, जिससे बेटर ग्रोथ हो पाती है इसकी ड्रॉट कंडीशन में। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। और हम क्या कर सकते हैं, कुछ लाइफ सेविंग प्रैक्टिसेस होती हैं। क्या होती हैं, लाइफ सेविंग प्रैक्टिसेस होती हैं यहाँ के लिए, ड्राईलैंड कंडीशन के लिए। ठीक है ना, जैसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, थिनिंग कर सकते हैं। ठीक है, थिनिंग क्या होता है दोस्तों, थिनिंग ये होता है कि हमारा मान लो कि एक रो में हमारे बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा वाटर लेंगे। ठीक है, तो बीच बीच से हम पौधों को क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, थिनिंग कहते हैं। ठीक है, यानी प्लांट की पॉपुलेशन को हम रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, तो यही कहलाता थिनिंग। तो थिनिंग कर देंगे। मल्चिंग तो करते ही करते हैं, आपको बता ही दिया। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज करते हैं हम। एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दिए हैं, जो कि आप प्रैक्टिकल फील्ड का हमारा वीडियो, उसको आप देख सकते हो वहाँ पे, जो कि एक प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर
आप चाहेंगे तो अलग से भी मैं एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में एक अलग से लेक्चर बना दूंगा बोर्ड में समझाकर। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक हमारा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और हमने जो पढ़ा आज कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में किस तरह से हम मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं और किस तरह से हमें क्रॉप को लेना चाहिए, क्या क्या रिकमेंडेशंस होती हैं हमारी ड्राईलैंड कंडीशन को, या कि हम ड्राउट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो एक बार इसको हम रिवीजन के रूप में देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम यहाँ पे डील कर लेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस में आते हैं यहाँ से वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मिनिमाइज करते हैं हम बेनिफिट्स को, मैक्सिमाइज करते हैं बेनिफिट को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले लेते हैं अगर हमारा अच्छी तरह से रेनफॉल हो रही है, अच्छा सीजन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रॉट को, अगर हमारा ऐसा सीजन है जहाँ पे ड्रॉट ज़्यादा आ रही है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा इसको। और यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर प्रोडक्टिविटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं। और वाटर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें यील्ड ज़्यादा लेना है और वाटर कम देना है, यानी कि कम से कम वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हम कैसे ले पाएँ। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम ऑफ द ग्रेन पर यूनिट ऑफ द वाटर यूज, ठीक है। आपको हम वाटर यूज इफिशिएंसी और वाटर प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस बाद में अलग से बता देंगे। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, लाइफ सेविंग इरिगेशन करना चाहिए। आपको हमने बता दिया था लाइफ सेविंग इरिगेशन क्या होता है कि वाटर को हार्वेस्ट कर लेते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करके उसको स्टोर कर लेते हैं प्रॉपर, और फिर जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमारी क्रॉप ड्राई होने वाली होती है उस टाइम पे इरिगेशन कर देते हैं, वही कहलाता है लाइफ सेविंग इरिगेशन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में। ओके, अल्टरनेट क्रॉप स्ट्रेटजी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि हमें इंटर क्रॉपिंग करना चाहिए और दूसरी ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप लेना चाहिए, ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था मॉइस्चर कंजर्विंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि हमारी क्या हो सकती है, मल्चिंग हो सकती है, पैरा या उतेरा क्रॉपिंग हो सकती है। पैरा या उतेरा क्रॉपिंग के बारे में आपको हमने बता दिया था, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि हार्वेस्टिंग करने से पहले ही हम क्रॉप सीड को क्या कर सकते हैं, सोइंग कर देते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि क्रॉप जो होती है कंजर्व जो मॉइस्चर होता है उसको यूज कर लेता है सीड जर्मिनेशन के लिए। अगला बंडिंग कर देते हैं अक्रॉस द स्लोप। बंडिंग कैसे करते हैं, कंटूर बंडिंग करते हैं, जैसे 2 से 6% स्लोप में करते हैं, ठीक है। इसका मैंने बेनिफिट पूरा बताया था, बंडिंग करने से क्या क्या बेनिफिट है, वाटर यहाँ पे रुकेगा और इससे इन्फिल्ट्रेशन हमारा या कि वाटर का अपॉर्चुनिटी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी टाइम ज़्यादा होने से क्या होगा कि जो मॉइस्चर है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें डीप समर प्लाइंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ताकि हार्ड पैन हमारी टूट जाए, और हार्ड पैन जब ब्रेक हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि डीप पर्कुलेशन होता रहेगा वाटर का, जिससे कि वाटर हमारा सॉइल जो है रिचार्ज हो जाएगी, ठीक है, वाटर से। अगला हमने बताया था आपको बिफोर सोइंग, यानी सोइंग करने से पहले हमें मेनोर्स का यूज करना चाहिए, ताकि मेनोर्स हमारी एक बैरियर्स का काम करती हैं। पहली चीज़ तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि मतलब कि सोलर रेडिएशन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं सॉइल तक आने में, मिट्टी तक आने में। अगला हमने बताया था डीप प्लेसमेंट करते हैं किसका, फर्टिलाइजर का, और उसके 3 सेंटीमीटर एबव हम क्या करते हैं, सीड को सोइंग करते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि रूट जब नीचे जाएगी तो फर्टिलाइजर के कांटेक्ट में आएगी और वहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके ग्रोथ करने में मदद करेगी। क्योंकि ड्राई लैंड कंडीशन में मॉइस्चर होता नहीं है, वाटर होता नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये घुलेगा नहीं, तो डायरेक्टली रूट कांटेक्ट में आकर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकती है। अगला हमने बताया था आपको कि फोलियर स्प्रे करते हैं किसका, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर का कांस्टेंट होता है, और आपको पता है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या होते हैं, घुलनशील फर्टिलाइजर होते हैं, वो घुलते हैं, फिर इसके बाद मास फ्लो द्वारा पौधे एब्जॉर्ब करते हैं उसको। तो यहाँ पे मास फ्लो का क्योंकि मॉइस्चर कम है तो मास फ्लो यहाँ पे अच्छी तरह हो नहीं पाएगा, इसीलिए डायरेक्टली हम क्या करते हैं, फोलियर स्प्रे कर देते हैं, पत्तियों में स्प्रे कर देते हैं, और इसका जो स्प्रे करते हैं 3 से 5% का करते हैं, इसे भी याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्री सोकिंग सीड करते हैं, यानी सीड को क्या करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करा देते हैं वाटर में डाल के, ठीक है, सीड को। इससे क्या होगा कि मतलब कि मॉइस्चर मिट्टी में नहीं भी होगी तो भी पौधा की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, यानी कि सीड की शुरू हो जाती हैं। इससे पौधा आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। प्रॉपर क्रॉप रोटेशन लेना चाहिए, जैसे कि पल्मेट एंड सोरघम, जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट या कह सकते हो कि ड्रॉट के प्रति ज़्यादा सहिष्णु होती हैं, तो वहाँ पे उनको ले सकते हैं हम, ठीक है। प्रॉपर प्लैंकिंग करना चाहिए, क्योंकि प्लैंकिंग करने के बेनिफिट आपको बता दिया था कि मतलब कि सीड जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा मिट्टी के, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि एक लेयर बन जाती है, इससे मॉइस्चर हमारा इवेपोरेशन नहीं होता उसका। अगला हमने बताया था आपको सुटेबल कैच क्रॉप लेना चाहिए इस कंडीशन में। कैच क्रॉप में क्या ले सकते हैं, मूंग, ब्लैक ग्राम, तोरिया। कैच क्रॉप क्या होता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, जो कि अब हमारी फेल्योर हो जाती है पहली क्रॉप, उसके बाद हम लेते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, लगभग 2 से 3 मंथ की क्रॉप हो सकती है, ठीक है।
ताकि हमारा जो लॉस है वो उस लॉस को हम कवर कर पाएँ, ठीक है। वही कहलाता है कैच क्रॉप, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है तोरिया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए, जैसे कि सोरघम, पल्मिनेट, इन सब का पल्स का इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वीड मैनेजमेंट करना चाहिए। और वीड मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं प्रॉपर, कि अगर हम वीड मैनेजमेंट कर देंगे यहाँ से, तो क्या होगा कि जो मॉइस्चर है, जो वीड ले रहा था और उसको ट्रांसपायर कर रहा था, वो वहाँ पे नहीं कर पाएगा और मॉइस्चर हमारा कंजर्व हो जाएगा, जो कि पौधों के लिए अवेलेबल रहेगा, हमारे जो क्रॉप है उनके लिए अवेलेबल रहेगा। मल्च का यूज करना चाहिए इंटर स्पेसिंग में। क्यों करना चाहिए आपको बताया था। मल्च का काम क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है सोलर रेडिएशन को, जिससे कि मॉइस्चर हमारा उड़ता नहीं है। और भी अदर बेनिफिट्स है मल्च को, हम बाद में पढ़ा देंगे आपको। तो यहाँ से क्या होगा कि मॉइस्चर कंजर्व करेगा, जिससे कि यही मॉइस्चर हमारा क्रॉप यूज कर पाएगी। नेक्स्ट हमने बताया था इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, यानी कि बीच में जो जगह है वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग करने की व्यवस्था करना चाहिए अगर रेनफॉल हो रहा है तो। नेक्स्ट हमने बताया था आपको रन ऑफ वाटर को कलेक्ट करना चाहिए, जो कि पॉन्ड है आसपास यानी तालाब में, और उसको लाइफ सेविंग के रूप में यूज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद हमने आपसे बात की थी कि क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड एट द फिजियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रॉप को हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है ना, दो प्रकार की मैच्योरिटी होती है। एक चीज़ और याद कर लो आप यहाँ पे, एक तो हार्वेस्ट मैच्योरिटी होती है और दूसरी क्या होती है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जो होगी 7 से 10 दिन बिफोर हार्वेस्ट मैच्योरिटी आती है। हार्वेस्ट मैच्योरिटी में कितना मॉइस्चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम आपको बाद में फिजियोलॉजी के चैप्टर में बताएंगे। बट आपको इसको याद रखना है 7 से 10% क्या होता है मॉइस्चर, 7 से 10 दिन पहले जो होती है आती है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, JRF में भी पूछा गया और अदर एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन यहाँ से। इसे याद रखना अच्छी तरह से, डेज है, ठीक है, डेज बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और जो रेसिडुअल फॉल मॉइस्चर होता है ना फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में, जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो रेसिडुअल फॉल मॉइस्चर मिट्टी में कुछ मॉइस्चर बच जाता है, उसे हम रबी क्रॉप में सीड जर्मिनेशन के लिए यूज किया जा सकता है। अगला कुछ केमिकल होते हैं, जैसे कि चिली और कॉटन के लिए हम साइकोसेल का यूज करते हैं, जो कि एरिया कम कर देते हैं। और ग्राउंडनट के लिए प्लानोफिक्स का यूज कर सकते हैं अगर हमारी ड्रॉट ज़्यादा हो रही है, या कि ड्राई कंडीशन ज़्यादा है वहाँ पे। लाइफ सेविंग प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पे लाइफ सेविंग इरिगेशन था, यहाँ लाइफ सेविंग प्रैक्टिसेस होती हैं कुछ ड्राईलैंड के लिए, जैसे कि थिनिंग कर सकते हैं। थिनिंग करने से क्या होगा, प्लांट की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, इससे ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो जाएगा और वाटर हमारा थोड़ा बहुत कंजर्व हो पाएगा। साथ में हम एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज़ करते हैं, हमने आपको पढ़ाया था। आप हमारे फील्ड वाला जो हमारा वीडियो उसको देख सकते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं आप कि पहला स्टोमेटा क्लोजिंग होता है, फिर ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, फिल्म फार्मिंग होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, एक बार हम और बाद में आपको इसी सीरीज में आगे कवर कर देंगे, ओके। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छी तरह से पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।